नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संवैधानिक विकास की। आज की हमारी चौथी क्लास है। संवैधानिक विकास के बारे में जो है आज की हमारी चौथी क्लास है, तो इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं संवैधानिक विकास, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास के बारे में। तो आज की जो हमारी चौथी क्लास है, यानी आज पढ़ने वाले भारत शासन अधिनियम 1858। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो है कौन कौन से पॉइंट जो है कल की क्लास के हमारे रह गए थे, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी इस अधिनियम के द्वारा जो है इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद पॉइंट आया था नया, जब इन दोनों पदों को जो है समाप्त कर दिया गया दोनों मंडलों को, तो नया पद जो है बनाया गया था भारत सचिव पद जो है बनाया गया था, जिसको इंग्लिश में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है कहा गया। और ये भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की जो है भारत भारत परिषद जो है बनाई गई थी। और इन 15 सदस्य में से जो है दोस्तों 8 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के राजा द्वारा चुने जाएंगे, और 7 सदस्य जो है कंपनी के डायरेक्टर द्वारा जो है चुने जाएंगे। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर द्वारा जो है 7 सदस्य चुने जाएंगे। और दोस्तों पांचवा पॉइंट था, यानी जो भारत सचिव एवं भारत सचिव एवं भारत परिषद के सदस्यों का वेतन यानी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, तो भारतीय राजस्व से जो है यानी इंडियन रेवेन्यू से जो है इनकी सैलरी जो है दी जाएगी। तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। अब यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, कौन सा शासन पढ़ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1858। तो हेडिंग डाल लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में जो है जो कल के पॉइंट जो है कुछ रह गए थे उन सभी को यहाँ पे पहले क्लियर करेंगे। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, यानी इस अधिनियम के द्वारा लिखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को जो है समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। और इसके स्थान पर जो है नया पद जो है बनाया गया था। यानी जब ये दोनों विभाग जो है समाप्त कर दिए गए थे तो इनके स्थान पर जो एक नया पद जो है बनाया गया था। तो कौन सा पद जो है बनाया गया था, नया पद भारत सचिव का पद जो है बनाया गया था। लिखेंगे नया पद बनाया गया था, कौन सा, भारत सचिव। भारत सचिव का पद जो है बनाया गया था। अब इस भारत सचिव की सहायता के लिए जो है इस भारत सचिव की सहायता के लिए लिखेंगे सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई थी। भारत परिषद जो है बनाई गई थी। लेकिन इन 15 सदस्यों में से जो है बात करते हैं 8 और 7, 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर द्वारा। याद रखें दोस्तों, यानी बात करते हैं अब यहाँ पे
अब पहले लास्ट पॉइंट भी जो है लिख लेते हैं और उसके बाद जो है अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर बात आती है, पांचवा पॉइंट कौन सा है, यानी भारत सचिव एवं भारत सचिव एवं भारत परिषद के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से जो है दिया जाएगा। आप देख लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 की जो है बात कर रहे हैं। इसके तहत जो है कौन कौन से पॉइंट हमारी कल की क्लास के बचे थे, इनको जो है हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को जो है समाप्त कर दिया गया था। जब इन दोनों मंडलों को समाप्त कर दिया गया तो इसके स्थान पर जो एक नया पद बनाया गया था, भारत सचिव। कौन सा दोस्तों, भारत सचिव, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है पद बनाया गया था। और इस भारत सचिव की सहायता के लिए जो है 15 सदस्यों की भारत परिषद जो है बनाई गई थी। क्या इंडियन काउंसिल जो है बनाई गई थी, जिनमें से जो है 8 सदस्य दोस्तों ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश के राजा द्वारा मनोनीत जो है किए जाते थे, और 7 सदस्य जो है कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किए जाते थे, याद रखेंगे। और जो भारत सचिव एवं भारत परिषद के सभी सदस्य थे, इनको वेतन यानी सैलरी कहाँ से दी जाती थी, तो भारतीय राजस्व से जो है इनको वेतन या सैलरी जो है दी जाती थी। अब आते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861। अब क्या आता है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत जो है, यानी पहले इसके अन्य नाम देख लेते हैं, अदर्स नेम। इसे दोस्तों सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, उदार निरंकुशता जो है कहा जाता है इसको। अब इसमें बात आती है, इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल किए गए थे। तो इसमें कहा गया था कि भारतीयों को जो है शासन में शामिल किया जाएगा, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत कहा गया था कि भारतीयों को जो है शासन में जो है शामिल किया गया था। और कौन कौन से राजाओं को जो है शामिल किया गया था, तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे, और सर दिनकर राव, इन सभी को जो है भारतीयों को शासन में जो है शामिल किया गया था। इनको इसलिए शामिल किया गया था ताकि जब ब्रिटिश शासन में भारतीय लोग रहेंगे तो ये भारतीयों को जो है कहना मानेंगे, इसी उद्देश्य से जो है इनको शामिल किया गया था भारतीयों को शासन में। दूसरा पॉइंट था दोस्तों, यानी जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से लेकर 12 सदस्य नॉमिनेट करने का, यानी उनको मनोनीत करने का अधिकार जो है मिल गया था। और जो ये 6 से 12 सदस्य थे, इनके कार्यकाल की, ये टेन्योर की यदि बात की जाए तो 2 वर्ष का इनका कार्यकाल जो है रहता था। और यदि तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट था गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अध्यादेश मतलब कोई विशेष कानून जारी करने का जो है अधिकार जो है मिल गया था। किस अधिनियम के तहत इसको अधिकार मिला था, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का जो है विशेष अधिकार जो है मिल गया था। तो आप दोस्तों इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1800, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है क्या कहा गया था। पहले दोस्तों इसके जो है अन्य नाम देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अन्य नाम, यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसको जो है किन अलग अलग नामों से भी जो है जाना जाता है। तो दोस्तों इसको सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता के नाम से भी जो है जाना जाता है। सहयोग की नीति एवं उदार निरंकुशता, तो इन दोनों नामों से जो है इसको जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल किए गए थे। तो पॉइंट लिखना शुरू करते हैं, यानी भारतीयों को जो है शासन में शामिल किया जाएगा। भारतीयों को शासन
में शामिल किया। भारतीय को जो है शासन में जो है शामिल किया। कौन कौन से भारतीय जो है शासन में शामिल किए गए थे? बनारस के राजा, बनारस के राजा शामिल किए गए थे। और कहाँ के राजा? पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज को जो है शामिल किया गया था। और कौन थे दोस्तों? सर दिनकर राव थे, सर दिनकर राव को जो है शामिल किया गया था। यानी इन सभी को जो है भारतीय को शासन में जो है शामिल किया गया था। दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, गवर्नर जनरल को जो है अपनी परिषद में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य मनोनीत करने का जो है अधिकार मिल गया था। तो इसको भी जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से लेकर 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार मिल गया था। अधिकार जो है मिल गया था। अब जो ये 12 सदस्य 6 से 12 सदस्य थे, इनके कार्यकाल यानी टेन्योर की यदि बात की जाए तो इनके कार्यकाल यानी टेन्योर की बात की जाए तो 2 वर्ष तक जो है इनका कार्यकाल जो है होता था। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट कौन सा था? तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट था, गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है दिया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को जो है मिल गया था। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे। यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसको अन्य नाम सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता के नाम से भी जो इसको जाना जाता है। यानी पूछा जाता है सहयोग की नीति किस अधिनियम को जो है कहा जाता है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 को जो है कहा जाता है। इसके कौन कौन से पॉइंट हैं? यानी भारतीयों को जो है शासन में अब शामिल किया जाएगा ताकि भारतीयों के कहा मान सके भारतीय। इसलिए कौन कौन शामिल किए गए थे? बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव, इनको जो है शामिल किया गया था। दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो गवर्नर जनरल को जो है अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेटेड करने का अधिकार जो है इसको मिल गया था। और जो ये 6 से 12 सदस्य होते थे जिनको ये मनोनीत करता था, इनके कार्यकाल यदि टेन्योर की बात की जाए तो 2 वर्ष का जो इनका कार्यकाल जो है रहता था। अब बात आती है दोस्तों, गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश यानी कोई विशेष कानून जारी करने का अधिकार भी जो है मिल गया था। तो यहाँ पे पूछा जाता है गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किस अधिनियम के तहत मिला था, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है मिला था। अब देखते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है दिए गए हैं, तो इसमें कहा गया है कि भारत में जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है शुरू हुई। भारतीय बजट पर जो है प्रश्न पूछ सकते थे, यानी भारतीय जो है बजट पर प्रश्न जो है पूछ सकते थे, लेकिन डिबेट या बहस जो है नहीं कर सकते थे। तीसरा पॉइंट था केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कम से कम 10 हो एवं अधिकतम जो है कितनी कर दी गई थी? 10 जो कम से कम 10 एवं अधिकतम यानी मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा जो है 16 जो है कर दी गई थी। किस अधिनियम के तहत कर दी गई थी? तो 1892 के अधिनियम के तहत जो है कर दी गई थी। तो अब इसको यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 ये हो गया। अब इसमें जो है कौन कौन से पॉइंट है इनको जो है हम लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें
सबसे पहले भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। भारत में जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है किस अधिनियम के तहत जो है शुरू की गई थी। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारतीय बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे। भारतीय बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो ये अधिकार मिला था। केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कम से कम 10 एवं अधिकतम जो है 16 कर दी गई थी। केंद्रीय विधान परिषद की यदि बात की जाए, केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कम से कम 10 एवं अधिकतम 16 कर दी गई। तो अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसके तहत कौन कौन से पॉइंट हैं, यानी इस अधिनियम के तहत जो है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है शुरू की गई थी, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड जो है कब शुरू किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है शुरू किया गया था। दूसरी, यानी भारतीयों को जो है बजट पर प्रश्न जो है पूछ सकते थे, लेकिन अभी उनको डिबेट यानी बहस करने का अधिकार जो है नहीं मिला था। केंद्रीय विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो है 16 होनी चाहिए। तो ये कहा गया है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अब आते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। इसको दोस्तों पार्लियामेंट सुधार कानून भी जो है कहा जाता है। इसमें इस अधिनियम के तहत जो है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है शुरू की गई। सांप्रदायिक यानी हिंदू और मुसलमानों को जो है अलग करने की ये प्रक्रिया जो है की गई थी। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू की गई थी, किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, जिसको पार्लियामेंट सुधार भी जो है कहा जाता है। दूसरा पॉइंट था केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर जो है 60 कर दी गई थी। कितनी दोस्तों? 60 जो है कर दी गई थी। और भारतीयों को जो है बजट पर बहस करने की आज़ादी जो है मिल गई थी, यानी भारतीय अब जो है बजट पर जो है बहस यानी डिबेट जो है कर सकते थे। भारतीयों को भारत परिषद में जो है शामिल किया गया था। और भारतीय परिषद में जब शामिल किया गया था तो कौन कौन से दो भारतीय थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलगिरामी, इनको जो है भारत परिषद में शामिल किया गया था। इसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट है एसपी सिन्हा को जो है वायसराय की कार्यकारिणी में जो है शामिल किया गया था। और ये एसपी सिन्हा जो है प्रथम व्यक्ति थे जिनको लॉर्ड की उपाधि जो है दी गई थी। तो इन सभी को अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं भारत परिषद अधिनियम 1919। फिर इसके बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको दोस्तों पार्लियामेंट सुधार भी जो है कहा जाता है। पार्लियामेंट सुधार कानून। पार्लियामेंट सुधार कानून जो है किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है कहा जाता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, इनको एक एक करके आप लिखने वाले हैं। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया था।
इसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है इसके बाद है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी दोस्तों? 60 जो है कर दी गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, तीसरा पॉइंट कौन सा था? तीसरा पॉइंट था केंद्र भारतीयों को जो है बजट पर बहस करने की आज़ादी मिली। भारतीयों को बजट पर बहस यानी डिबेट करने की आज़ादी मिली थी। किस अधिनियम के तहत? भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, 1909 के तहत जो है मिली थी। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट की यदि बात करते हैं, भारतीयों को भारत परिषद में शामिल किया गया। भारतीयों को भारत परिषद में शामिल किया गया। शामिल किया गया तो कौन कौन से भारतीयों को जो है शामिल किया गया था? तो यहाँ पर देख लेते हैं। केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को, सैयद हुसैन बिलग्रामी को जो है शामिल किया गया था। और यदि पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो पांचवा पॉइंट कौन सा है? पांचवा पॉइंट एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया। और यही एसपी सिन्हा है जिनको एसपी सिन्हा यही प्रथम है जिनको लॉर्ड की उपाधि मिली, जिनको जो है लॉर्ड की उपाधि जो है मिली थी। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 की, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कानून जो है कहा जाता है। इसमें कौन कौन से पॉइंट है? यानी भारत में जो है पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया था। किस अधिनियम के तहत जो है किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो है किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर जो है कितनी? 60 जो है कर दी गई थी। भारतीयों को बजट पर बहस करने की आज़ादी किस अधिनियम के तहत मिली थी? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारतीयों को भारत परिषद में शामिल किया गया था। कौन कौन से भारतीयों को? केसी गुप्ता को और सैयद हुसैन बिलग्रामी को जो है किया गया था। इसके बाद दोस्तों एसपी सिन्हा, इनको जो है वायसराय की कार्यकारिणी में जो है शामिल किया गया था। और यही प्रथम व्यक्ति थे जिनको लॉर्ड की उपाधि जो है दी गई थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।